अपने देश के लिए कुर्बानी करना है, अपने देश आज़ाद होने के लिए। आज़ादी तुम्हारे खून की कुर्बानी मांगती है। इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, अपनी जान, अपने औलाद, अपने दौलत, सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया। सोने चांदी के खजाने, फड़कते बाजू धड़कते दिल, मगर आज़ादी के प्रयास इतने में नहीं पूछती। 14 देश वाले अपने हिंदुस्तानी लुका, अपने धन मन संपत्ति सब को निछावर किया नेताजी का। उसी ताकत से नेताजी हिंदुस्तान आज़ादी किया, आज़ादी के लिए लड़ा है। कुछ लोग सुर्खियां बनाते हैं तो कई लोग चुपचाप अपनी छाप छोड़ जाते हैं। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके जीवन, उनके चुनौतियों के बारे में, उनके हौसलों, उनकी उड़ान के बारे में। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज के आज पहले संस्करण में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई। लगभग 100 वर्ष पहले 1926 में आपका बर्मा में जन्म हुआ था। आपका परिवार तमिलनाडु से संबंध रखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर आपने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन किया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई जी, आपका आकाशवाणी के पॉडकास्ट में स्वागत है। आज के भारत में अधिकांश वह लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद जन्म लिया है। आप अपने अनुभव से बताएं कि कैसा होता है एक ऐसे देश में जन्म लेना, एक ऐसे देश में रहना जो पराधीन हो। उस वक़्त का अब का बहुत फर्क है? उस वक़्त का है जीना रह कर का हम लोग का बड़ा मुश्किल में। आज़ादी होने के बाद में हम बहुत खुश हो गया, हमारे देश आज़ाद हो गया। उसके बाद में हम अपने आज़ादी से जी रहे हैं। कोई काम करो तो अपने कोई किसी के डरने के नहीं है, अपने देश है, अच्छे है। आज़ादी के बाद में बहुत अच्छे है अपने देश, बहुत अभी बहुत तरक्की हुआ। कंपटीशन अमेरिका से, चाइना से देखने से अब तो अभी तो 3 नंबर में पहुंच गया। बहुत खुशी की बात है। पहले शुरुआत में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के बारे में आप लोग तो पता होगा। ये रासबिहारी बोस ने सिंगापुर आकर के जापानियों ने ब्रिटिश आर्मी को कैद करके रखा था। उन्होंने आकर के जापानी से बातचीत करके इसका कुछ नहीं करना, ये हम आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करके हम अपने देश के लिए लड़ेंगे करके वो बनाया था। उस पर ये नहीं बनाया था रासबिहारी बोस, जनरल मोहन सिंह और जापानी का नाम था मेजर फुजीवारा, तीनों मिलकर के ये नहीं बनाया था। उस टाइम नेताजी यहाँ नहीं है, नेताजी बर्लिन में था। 2 जुलाई नेताजी पहुंचा था सिंगापुर आने के बाद में बर्मा में, तो जन्म का बर्मा था, बर्मा में नेताजी को होगा। बर्मा गवर्नमेंट ने 22 लोगों को आज़ादी दिलाया था, जापानियों ने कैप्चर करके, ब्रिटिश ने कैप्चर करके आज़ादी उनके बर्मा वाले के। स्पेशली इनवाइट किया था नेताजी का, VIP गेस्ट नेताजी, वो 3 दिन के लिए आया था। जुलाई 28 तारीख आया था नेताजी उधर बर्मा में आकर के क्या क्या करना करके गवर्नमेंट से उन्होंने सिंगापुर से सारा फौजी को वहाँ ले आने के लिए बातचीत किया था। और INA यूनिट और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का था ऑफिस और INA का ऑफिस, सारा डिपार्टमेंट का उधर से एग्रीमेंट करके बर्मा लेकर आने के लिए उन्होंने साइन किया था। कब 1943 में अगस्त में जा कर के। बाद में नेताजी चले गया। जाने के बाद में फिर दोबारा नेताजी आया था 1944 जनवरी 7 तारीख नेताजी रंगून पहुंचा। INA यूनिट, IIL, आज़ाद हिंद बैंक सारे INA का सब आकर के सेटअप किया।
इसके बाद में मैं नेताजी का राज बिहारी का बोल करके मैं आईएनए में काम करने जाता हूँ करके आईएनए में भर्ती हुआ। तो आपका आईएनए में जाने का मन क्यों किया? आपने कैसे, किस बात से आप प्रेरित हुए कि आपको आईएनए जाना है, जो आपने निर्णय किया कि मैं मैंने कहा तो इसमें आईआईएल में काम किया था, नेताजी के लिए फंड इकट्ठा किया, धन मन सब अरे हिंदुस्तानी से। नेताजी ने किसी से हाथ नहीं फैलाया विदेश में, जर्मन में जाके भी मदद किया, उनके सक्सेस नहीं हुआ। पीछे उन्होंने बोला जापान में जा कर के, तो एनिमी दोस्त होता है, उनसे जा कर के बातचीत करो। नेताजी जापान गया, टोजो से बातचीत करके पीछे जब रंगोन आ करके अपने ऑफिस वगैरह सेटअप करके, फिर उसी वक्त मैंने राज बिहारी बोस को बोल करके मैं आईएनए में भर्ती हुआ था। पहले आईआईएल में नेताजी आने के बाद में जनवरी 23 उसके जन्मदिन का, उसको त्रास में बैठा करके सोना से तोला था जुबली हॉल में। इसके बाद में नेताजी का अप्रैल में एक बार सिटी हॉल में त्रास में बैठा 2 बार सोना से उसका इक्वल एंड वेट ऑफ नेताजी का साथ सोना सब चीज डोनेट किया था। ये सब किसी का पैसा है, सब साउथ ईस्ट एशिया में एरिया था हिंदुस्तानी का, उन्होंने ये क्या डोनेट किया था नेताजी का। तो उसी पैसा से तो नेताजी जापानियों से हथियार खरीदा, सब चीज करेगा। तो जब आपने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़े, तो आपके परिवार में आपके जो आसपास लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत खुश है वो लोग का, अपने देश के लिए काम करने जा रहे हैं, वो बहुत खुश है। वो यही नहीं है, नाराज नहीं है, परिवार में नाराज नहीं है, आस पास का भी कोई नाराज नहीं है, सब खुश है। हमारे वहाँ भी नौजवानों है बहुत भर्ती हुआ था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग प्रचार करना पड़ता जा करके। अच्छा, तो कैसे प्रचार करते थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में? आपको मतलब जब आप क्योंकि आप तो छोटे थे उस समय, आपको कैसे पता चला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में? मैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में भर्ती हो गया था। 140 ब्रांच है बर्मा में, मैं रंगून में था। वो लीग के प्रेसिडेंट से जा कर के पहले बातचीत किया था मैंने, लीग में शामिल होने जाता है आप क्या है, मतलब कोई कुछ है आ जाओ करके मेरे को चांस दिया भर्ती होने के लिए। उन्होंने काम दिया था, ये काम ये से करना, वो काम ऐसे करना, उसी हिसाब से हम लोग काम करता था। तो आज़ाद हिंद फौज में आपने क्या क्या काम संभाला और किस तरह से अपना योगदान दिया? आपकी क्या भूमिका थी? हमारा क्या ड्यूटी मिला था, आईएनए में भर्ती होने के नौजवानों का भर्ती करवाया था सारे का, ये बड़ा काम। तो रिक्रूटिंग में भर्ती कराया था इनका। तो रिक्रूटमेंट में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्रूटिंग में है वो लोग खुश है ऑफिसर लोग का। तो आप लोगों को कैसे रिक्रूट करते थे, कैसे सिलेक्ट करते थे लोगों के एक पास? टीम बना करके एक एरिया में जाकर प्रचार करना रहता, अपने देश के लिए कुर्बानी करना है, अपने देश आज़ाद होने के लिए। नेताजी ने भी सिंगापुर से टेलीकास्ट किया था, उसको मैं बताता हूँ आपका, आज़ादी तुम्हारा खून का कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, अपनी जान, अपने औलाद, अपने दौलत, कर्ज, सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया, सोने चांदी के खजाने, फड़कते बाजू धड़कते दिल, मगर आज़ादी के प्रयास इतने में नहीं पूछती। आज मात्र भूमि में सिर चढ़ाने वाले पुजारियों की जरूरत है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा जी। ये इसका सारा यूनिट से जा करके प्रचार करता था नेताजी का आवाज, लेकिन नेताजी का भाषण में। नेताजी की क्या विशेषता थी कि इतने सारे लोग उनसे प्रेरित हुए और उनके साथ जुड़े? नेताजी क्या है, नेताजी वो अपने एक किला रह करके देश के हिंदुस्तान का आज़ाद कराना करके उनके वंश देश छोड़ के बाहर
जा करके काम किया था। इसी अनेक देश 14 देश में हमारा रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग स्थापना किया था। उसी से प्रचार हुआ था इस नेताजी के बारे से, नेताजी के क्या क्या जरूरत पड़ेगा, युद्ध के लिए पैसा जरूरत है और सैनिक जरूरत है, नौजवानों, वो सब का काम हम लोग कराएगा, भर्ती किया सबका। सब नौजवानों की कोशिश से आईएन में भर्ती हुआ, कोई कमी नहीं है, अपने काम का अच्छे रूप से निपटाया हम लोग का। जैसे आप बता रहे थे कि आईएनए में लोगों को भर्ती किया, तो जब उनकी ट्रेनिंग की बात आती है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, अलग देश का है, अलग देश नहीं है, प्रांत का। सबको प्रेरित करना, सबका ट्रेनिंग करना, वो कैसे होता था? वो जन्म लिया था ना बर्मा में, हम सब बर्मीज भाषा जानते हैं, उसी भाषा से काम चलाया जाता है। कुछ भी हिंदी भाषा से, दोनों भाषा से हम लोग काम चलाता है, कोई कष्ट नहीं है। एक से मिलना, एक से मदद लेना, कोई है ये नहीं है, आसान है। अभी यहाँ का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, जैसे बर्मा में क्या कर दिया था, नेशनल लैंग्वेज बर्मीज लैंग्वेज, उसको हम लोग पढ़े लिखे हैं बर्मीज, इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। कई सोशल बैरियर्स होते हैं, महिलाओं को भी आईएनए में भूमिका दी गई। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट में भर्ती कराया था, उसमें लक्ष्मी सहगल था, कर्नल लक्ष्मी सहगल, उन्होंने कमांडेंट था रानी झांसी रेजिमेंट का। आप तो देखा होगा, सुना होगा लक्ष्मी सहगल, उसका घरवाला का नाम प्रेम कुमार सहगल। मैं बोलने का भूल गया था, नेताजी ने बनाया आईएनए, उन्होंने 1943 2 जुलाई पहुंचा सिंगापुर, आकर के उन्होंने आईएनए का ये किया, रिव्यू किया था। उस टाइम में 9 कोरिला रेजिमेंट, फर्स्ट कोरिला रेजिमेंट का कमांडर शाहनवाज खान, सेकेंड कोरिला रेजिमेंट का कमांडर है आई.जे. केनी, थर्ड कोरिला रेजिमेंट कमांडर गुलजारा सिंह, फोर्थ कोरिला रेजिमेंट कमांडर है जी.एस. डिलोन, फिफ्थ कोरिला रेजिमेंट कमांडर है जी.डब्ल्यू. रॉड्रिक्स, सेवंथ कोरिला रेजिमेंट कमांडर ए.आई.एस. दारा, कर्नल ए.एस. दारा, एट्थ कोरिला रेजिमेंट कमांडर बिशन सिंह, कर्नल बिशन सिंह, नाइन्थ कोरिला रेजिमेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सोमसुंदरम। 9 कोरिला रेजिमेंट बनाया था। इसके बाद में 2 इन्फेंट्री, फर्स्ट इन्फेंट्री, सेकेंड इन्फेंट्री। फर्स्ट इन्फेंट्री का है कमांडर था पी.के. सहगल, और बहादुर एसएस ग्रुप इसका कमांडर था बुरहानुद्दीन। इंटेलिजेंट ग्रुप का कमांडर था कर्नल शौकत अली मलिक। ये 2 है स्पेशल सीक्रेट ग्रुप। 3 डिवीजन बनाया था, एक डिवीजन में है 20,000, 3 डिवीजन में 60,000। ये 60,000 कहाँ से बनाया? सिंगापुर से नेताजी बनाया था। 40,000 सिंगापुर से आया था, 40,000 दोबारा भर्ती हुआ था नेताजी आने के बाद में। कौन से देश है बताता हूँ, बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना, नेशनल चाइना, मंचूरिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान, हांगकांग, शंघाई, मलाया, सिंगापुर, 14 देश में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग भी स्थापना हुआ। आईएनए भी वहाँ से ऐसे कलेक्ट करके आईएनए बनाया था 14 देश से। 14 देश वाले अपने हिंदुस्तानी लोग का अपने धन मन संपत्ति सबको निछावर किया नेताजी का। उसी ताकत से नेताजी हिंदुस्तान आज़ादी किया, आज़ादी के लिए लड़ा। किसी से विदेशी से हाथ में
नहीं लड़ा। सब अपने मदद, सब हिंदुस्तानी लोग दिया था, बाहर के हिंदुस्तानी लोग करोड़ों करोड़ों दिया था। हमारा बर्मा में 15 करोड़ दिया। ऐसा मापी सिंगापुर वाले दिया था। सिंगापुर 14 देश में कितना है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है, 14 देश वाला नेताजी का वसूल करके पैसा दिया। कितना देश? 14 देश। आप 8 महीने रंगून के जेल में भी कैदी की तरह रहे, तो उस समय आपके क्या अनुभव रहे, कैसी स्थिति थी? देखो और जी, जनवरी 1945 ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर दिया। मार्च में, मार्च 3 तारीख का 1945 में। इसके बाद में हम लोग सबको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था सबका। सिंगापुर से आया था, उनका भी अरेस्ट करके कुछ लोग को सिंगापुर लेके गया। कुछ आदमी लोग हिंदुस्तान से भर्ती हुआ था, वो उसका क्या किया था, मुल्तान जेल और कुछ पंजाब में और पाकिस्तान में ले जाके उसी जेल में लोग डाल दिया था। कुछ कुछ इलाका से भर्ती हुआ था, वो लोग को जन्म लिया था वहाँ वो लोग का। हम तो उधर का बर्मा का है, हम लोग बर्मावासी सब वो रंगून जेल में थे 8 महीना। तो वहाँ पे मुश्किल भी होगी। महसूस कुछ नहीं किया मैंने। ये भी हमारा है, देश के लिए मैंने काम किया है। अभी ये मेरा के लिए ये तौबा मिला। मैं जेल से न टाइम में मैं बुरा नहीं समझा। मैं एक तोहफा मिल गया, देश के लिए काम किया था, आज़ादी के लिए एक तोहफा मिला करके मैं खुशी से जेल के अंदर गया था। जेल के अंदर से अपने भाई लोग है, सब हिंदुस्तानी लोग है जेल, हम लोग को मिल करके एक साथ रहता था उसमें। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब आप किधर थे और आप क्या महसूस कर रहे थे, और उस समय आपने क्या सोचा था कि भविष्य का भारत कैसा हो? उस टाइम हमने क्या सोचा, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, हमारा देशवासी सब फ्रीडम से रह सकता है, फ्रीडम से काम कर सकता है, फ्रीडम से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं किसी विदेशी का डर न कर नहीं है। टॉर्चर दिया था, दुख दिया था ब्रिटिश वाले, इन्हें भगा दिया नेताजी। नेताजी वजह से इन्होंने देश छोड़ कर दिया, गांधी की वजह से नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं है। इतने युद्ध में नेताजी सामने जा करके फ्रंट में खुद ही खड़ा होकर के लड़ता था फौजी लोग का। फौजी लोग को बोलता था आप चले जाओ नेताजी, आप चले जाओ, हम लोग को संभाल लेगा। बोलता नहीं कोई बात नहीं है, हमारे लिए ब्रिटिश वाले ने कोई हथियार नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, मैं उसका हथियार कुछ नहीं कर सकता मेरे का, आप फिक्र मत करो। वो आगे रहता मेरे से। मुझे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में बर्मा लोग बहुत खुश हो गया। वो हम भी हमारे देश में मेरे जा सकता, आ सकता, कोई मेरे लिए रिकॉर्ड नहीं है। तो उस समय आज़ादी के वक्त आप बर्मा में ही थे? बर्मा में जी। तो आप आखिरी बार नेताजी से कब मिले? 1943 में जी। वो आया था ना, वो बर्मा का प्रेसिडेंट, बर्मा का इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन करता था, नेताजी का VIP इसे इन्विटेशन दिया था, नेताजी आया था। उस दिन नेताजी से मुलाकात हुआ। नेताजी मुलाकात होने के बाद में नेताजी चले गया, वापस आया था 1944 7 तारीख, जनवरी 7 तारीख। उसके बाद नेताजी से मिल करके INA में भर्ती हुआ था। जी। कितने बर्मा में रिया था INA, वो ये सोल्जर का नेताजी की वजह से हम लोग को भर्ती हुआ। ऐसा INA में भर्ती होना मुश्किल है। एक तरफ नेताजी का आंदोलन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का अहिंसा का मार्ग था। तो आप इन दोनों विचारधाराओं को भारत की आज़ादी के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखो जी, अहिंसा से कोई काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। अहिंसा होते हैं धर्म के बारे से, अहिंसा का रास्ता है। दुश्मन के साथ जा करके हम अहिंसा हाथ जोड़ने से अहिंसा नहीं मिल सकता।
दुश्मन को हथियार से लेकर के हथियार से मारना है, पत्थर से लेकर पत्थर से मारना उनका, तो हम जीत सकते हैं दुश्मन का। गांधी जी पॉलिसी से आज़ादी नहीं मिला है, हिंसा से मिला नहीं है देश का आज़ादी। बाबू बोस की वजह से इसे देश आज़ाद मिला सबका। बाबू बोस नहीं होने से आज़ादी नहीं मिलेगी, देश छोड़कर जाते नहीं है ब्रिटिश वाले ने। ताकत नहीं था वो देश छोड़कर, नेताजी का देख करके उन्होंने देश को छोड़ भागा। बोला ज़्यादा दिन हम नहीं रह सकता, नेताजी का है आने वाले हम राज करने नहीं देगा, हम जल्दी से इसी देश को छोड़ना करके लंदन में उसका प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी लिखा, अब ज़्यादा दिन हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकता करके। आपने इतना संघर्ष किया और आपके साथियों ने कुर्बानी दी, तो आप आज के भारत को कैसे देखते हैं? उस टाइम का अलग बात है, इस वक्त का हमारा देश का हम उत्साह से देखता हूँ, तो हमारा देश का धीरे 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 आगे पहुँच गया है, दुश्मन को टक्कर लेकर ताकत बन गया हमारा, तो किसी का हम डरने का नहीं है। ये तो देश भी तरक्की हो गया, हमारा देश को देशवासी वो खुश है, किसी से हम डरने का नहीं है, हम मजबूत है और आगे भागेगा। और अमेरिकन, चाइना, इनसे आगे हम बढ़ेगा। और आज के युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी, नेताजी ने सिखाया, नेताजी ने क्या क्या बनाया, उन लोग पढ़े लिखे हैं, उसी हिसाब से सोचो, उसी हिसाब से चलो, आप लोग है हिम्मत मिल सकते हैं देश का काम करने के लिए। नेताजी ने बताया था यूनिटी मेन इम्पोर्टेंट है, फेथ, सेक्रीफाइस, देश के लिए सेक्रीफाइस करना, ये तीनों को फॉलो करो, हम सक्सेस हो सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया, अपने अनुभवों के बारे में बताया, आज की युवा पीढ़ी से अपने विचार उनके साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम आपसे चाहेंगे कि आपके मन में क्या आता है जब आप आईएनए के बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में बताएं। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम के तो कौम पर लुटाया जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़ने से फिर भी तू ना डर, उठा के दुश्मनों के सर जो से वतन बढ़ाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम के तो कौम पर लुटाया जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरा सुनता रहे, जो सामने अड़े तेरे तू खाक में मिलाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पर लुटाया जा। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराया जा, लहराया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पर लुटाया जा। जय हिंद।